Because boss is always right. और once you are reporting to the state, we usually say it, जो सेठ के करीब है वो गेट के करीब. आपने ना बोला वो कहेगा वो रहा दरवाजा. सीवी को भी पढ़े अपने कि आपने लिखा हुआ क्या है. लोगों को ये तक नहीं पता होता कि हमने सीवी कहाँ से लिखा है. वाटर पंप पे जाके वो सीवी बनवा लेते हैं, पढ़ा ही नहीं होता उन्होंने. दैट्स अ फैक्ट. सो या किसी दोस्त के सीवी के पॉइंट्स उठा के डाल दिए, आपने पढ़ा ही नहीं. भाई मतलब पढ़ो तो सही. एटिंग तो आपका रिजेक्शन कमरे से अंदर आते आते सीट पे बैठने तक हो चुका होगा और सिलेक्शन भी हो चुका होगा. अच्छा, कि आपने चेयर किस तरह हटाई है, आप जा रहे हैं तो आपने चेयर उसी तरह रखी है या नहीं रखी. आपने अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे शो करना है कि यू आर नॉट जॉबलेस, यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, तो क्या स्पेसिफिक उसकी कोई वेबसाइट या फिर आपका सोशल मीडिया, कहाँ से आप कैंडिडेट अपने उठाते हैं और कहाँ पर आप अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो कैंडिडेट आपकी जॉब्स को अप्लाई करें? रिस्क फैक्टर होता है. किसी भी नए बंदे को आप इंडक्ट करते हैं, क्योंकि देखें आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी नया बंदा असल रंग आपको तभी दिखाता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है. ऐसा ही है. ठीक है, वी यूज्ड टू से कि इट्स लाइक अ शादी. पर्ची कॉमन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान. पर्ची की अगर मैं बात करूं कि भाई ना रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इसके पास, ऐसी ना इसके पास एजुकेशन है, बिल्कुल ऐसी है. और कि भाई साहब कि कुछ कर सकता हूँ या कुछ करना है, बट रिक्वेस्ट आ जाती है कि यार इसको रख लो. उसे बर्दाश्त करते हैं आप या रखना पड़ता है? जो भी रेलेवेंट रिलेशन में आ रहा है या कोई रेफरेंस आ रहा है, उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग उसके लाइन मैनेजर वो नहीं होना चाहिए जिसने रेफरेंस दिया है. लोग ये समझेंगे ये अपने भाई की तरफ बायस्ड हो रहा है. हम अपने व्यूअर्स को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त किस तरह का होगा, और स्टूडेंट्स इस वक्त क्या स्टडी करें कि उनको जो है वो आगे जाके जॉब एक प्रॉपर मिल जाए. क्योंकि मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया है, उसके अंदर एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है. क्योंकि एआई जो अब आ गया है, ये तमाम बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की जो जॉब्स हैं वो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उसको वो खा जाएगा. सलाम टू एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. एक बार फिर खुशामदीद नबील्स वॉइस बॉक्स के अंदर, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्रेजुअली आपको हर चीज़ की एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं यार मेरी जॉब नहीं हो रही है, मैं किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ ना, रिजेक्ट हो जाता हूँ. रीज़न क्या है पता नहीं चल रहा. आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं ना, उनका तकरीबन पता है कितना एक्सपीरियंस है? 17 साल, 17 ईयर्स का HR के अंदर इनका एक्सपीरियंस है. और काफ़ी कैंडिडेट्स को इन्होंने फेस किया है, काफ़ी कैंडिडेट्स को इन्होंने रिजेक्ट भी किया है. इवन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए अपनी पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है. और अभी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ डायरेक्टर आपकी पोजीशन है, और मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करूँगा, बिकॉज़ इन्होंने इतना स्केड्यूल टफ होने के बावजूद आपके भाई के पॉडकास्ट के लिए ना टाइम निकाला है. और आपको ये पॉडकास्ट एंड तक देखना है. और सबसे मेन चीज़ तो भूल ही गए, सब्सक्राइब करना है भाया. सब्सक्राइब करोगे ना ताकि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए कि यार नबील भाई का एक पॉडकास्ट आ गया. चले टाइम वेस्ट नहीं करते, बात को आगे लेके चलते हैं. खुशामदीद कहते हैं हसन हाशमी को. थैंक यू सो मच हसन भाई, आपने इस पॉडकास्ट के लिए जो है वो टाइम निकाला. नहीं नबील, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. थैंक यू. मैं तो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि कोई पॉडकास्ट हो हमारा HR से रिलेटेड. एंड वी डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑन एज वेल कि हम HR पे कुछ काम करते हैं. हम कोई इंटरव्यूज़ किस तरह देते हैं, कैसे अप्लाई करना है पोजीशंस के लिए. सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव. बट वी आर डिस्कस अबाउट इट के बहुत सारे कैंडिडेट्स जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं. हमने आज इस पे डिटेल में बात करनी है. सही. क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है, आया कि वो रिज्यूम जो भी बना रहे होते हैं जिसको प्रोफाइल कहते हैं या CV कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर कैंडिडेट कोई भी जा रहा होता है वो जब किसी भी इंटरव्यूअर जो होता है उसके सामने बैठ के ऐसी क्या मिस्टेक कर रहा होता है जिसकी वजह से वो समझता है कि यार ये बंदा
इस जॉब के लिए काबिल नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था हसन भाई, पहले के दौर में अगर देखा जाए तो जॉब्स के लिए डायरेक्ट कंपनी जो है वो हायर कर लिया करती थी, किसी भी डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये HR डिपार्टमेंट जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, इसका इनिशिएटिव कहाँ से हुआ? वेल थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ इसमें। वो ये कि इनिशियली जो हायरिंग्स होती थी वो थ्रू पर्सनल डिपार्टमेंट होती थी। अच्छा। पर्सनल डिपार्टमेंट इवॉल्व हुआ IR डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट में। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्व होती रहीं, HR का वजूद जो है वो होता रहा साथ साथ। ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत देर में आई। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि HR को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। वो सिर्फ समझते हैं कि पेरोल चलाना, लीव मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, यही काम है इनका। सो IR का फोकस ज़्यादातर लेबर की तरफ होता गया वक्त के साथ साथ। फिर जब इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ ने फॉलो किया कि जी एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ की केयर होनी चाहिए, लाइक दे फील लाइक अ फैमिली इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उसके बाद HR का जन्म हुआ और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुआ। पाकिस्तान में अभी भी बड़ी कंपनीज ज़रूर फॉलो कर रही हैं, छोटी कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि वो फॉलो कर रही हैं, कुछ अपने मतलब की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। सो HR इस तरह इवॉल्व हुआ। अच्छा, HR का मेन मकसद ये है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये एक उसका फंक्शन है। टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटमेंट, यू नेम इट। आजकल बहुत नए नए नाम आ गए हैं, हैप्पीनेस ऑफिसर्स हो गए, हैप्पीनेस मैनेजर्स हो गए, टैलेंट एक्विजिशन ऑफिसर हो गया, रिक्रूटमेंट ऑफिसर हो गया। सिंपल एक HR का बंदा भी हायरिंग कर रहा होता है। अब HR BP भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। जब कैंडिडेट आपके पास या किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जॉब अप्लाई करने के लिए जाता है, वो अपनी रेज्यूमी के अंदर ऐसी क्या मिस्टेक कर रहा होता है जिसे आप देखकर समझ जाते हैं कि यार ये बंदा काबिल नहीं है जॉब के? ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सिनेरियो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज बहुत हैं। सो होता क्या है कि एक जॉब प्लेस होती है मार्केटिंग ऑफिसर की, HR ऑफिसर की, उसकी एक स्पेसिफिकेशन दी होती है उन्होंने और एक JD होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ कि भाई ये एजुकेशन हमें रिक्वायर्ड है, ये एक्सपीरियंस हमें चाहिए। अब पाकिस्तान का जो सिनेरियो है उसमें ये है कि जो इंटर पास भी होगा वो भी उस पर अप्लाई कर रहा है, जो BCom भी है वो भी अप्लाई कर रहा है, जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन रख रहा है वो भी अप्लाई कर रहा है। लाइक फॉर इंस्टेंस कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो एक अगर HR ऑफिसर की पोजीशन निकालते हैं तो 400 एप्लीकेशंस आती हैं उसके ऊपर। अब उसके अंदर इररिलेवेंट एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट कोई 310 इररिलेवेंट एप्लीकेशंस होती हैं। रीज़न बीइंग दे डोंट रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक। वो स्पेसिफिकेशन देखते ही नहीं है, बस वो देखते हैं यार जॉब आई है, अप्लाई कर दो, क्या पता बुला लें। सो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है रिजेक्शन का। सेकेंडली, किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है पढ़ के अपने CV को थोड़ा सा ट्वीक करना होता है। बेसिकली होता क्या है, मैंने भी लीव मैनेजमेंट करी है, आपने भी करी है अपने दौर में, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन उस तरह नहीं कर रहे होते जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो लोग उस चीज़ को CV को पढ़ते ही हार्डली इट टेक्स 30 सेकेंड्स फॉर अ रिक्रूटर टू रिजेक्ट अ कैंडिडेट सीइंग हिज CV। ओके। काम की बात हमेशा सामने होनी चाहिए। आप अपने स्किल सेट बयान करें, एक्सपीरियंसेस बयान करें, और अगर आप CV बना रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है। अगर आप अपनी डिटेलिंग दे रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की हर जॉब में, तो फिर आपने वही सीक्वेंस फॉलो करना है सब में। अगर आप नहीं दे रहे तो फिर आपने नहीं करना। सो इनिशियल मिस्टेक तो यही होती है। फिर देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब वो कैंडिडेट आ रहा है इंटरव्यू के लिए, उसको स्क्रीन कर लिया गया है, उसको कॉल हो गई है, इंटरव्यू अलाइन हो गया है, ठीक। फिर जब वो आता है वो एक नेक्स्ट स्टेप है। उसमें रिजेक्शन के अलग अलग रीजंस हैं, वो टू द पॉइंट आंसर नहीं दे रहे होते। अगर अच्छा, पाकिस्तान के सिनेरियो में एक और चीज़ भी है, लोग ट्वीकिंग को इतना ट्वीक कर देते हैं कि अगर उसने नहीं भी किया वो काम तो वो भी मेंशन कर देते हैं उसमें। ओके, यानी कि अपनी प्रोफाइल को और मजीद बढ़ाने के लिए कि जॉब मिल जाए हमें। लाइक फॉर इंस्टेंस, आपने कभी कॉम्पन पे काम नहीं किया, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स पे, अब आपसे सवाल होता है कि जी आप पेरोल जो है वो बना लेंगे, तो अगला कहता है बिल्कुल बना लूँगा। अब जब वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है पेरोल के कि यार आप कौन सा किस तरह कैलकुलेशंस करेंगे, OT कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, या वो आगे जाता है थोड़ा सा कि जी पॉलिसी मेकिंग कैसे करेंगे, आप बेंचमार्किंग कैसे करेंगे, सर्वेस कैसे करेंगे, किसके थ्रू आप कैसे बेंचमार्क करेंगे कि जी आइडियल बेनिफिट्स ये होने चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
तो वहाँ वो ब्लैंक होता है कैंडिडेट। ठीक, सो वहीं रिक्रूटर ये पकड़ लेता है कि यार इसने जो अदर सीवी में बातें लिखी हैं ये इसको True पता है ही ये। नहीं है, सही। तो वहाँ रिजेक्शन हो जाती है। सेकेंडली, वन ऑफ द मेन रीजंस विच वी सी इज इंटरव्यू के वक्त आते हुए आपको एक एटीट्यूड एंड एथिक्स भी रखने होते हैं। ठीक, देयर इज़ अ सेइंग, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें बताया जाता था कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका रिजेक्शन कमरे से अंदर आते आते सीट पे बैठने तक हो चुका होगा और सिलेक्शन भी हो चुका होगा अच्छा, कि आपने चेयर किस तरह हटाई है, आप जा रहे हैं तो आपने चेयर उसी तरह रखी है या नहीं रखी। ओके। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू, फिर प्लस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने काम किया है, फिर लोग डरते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा सिनेरियो इस तरह का है कि जॉब एट स्टेक होती है, लोग डर रहे होते हैं, लाइक मेरी नीड है जॉब की। वंस यू आर ऑन द जॉब और आपको कहीं से इनवाइट आया है इंटरव्यू का, तो रिमेंबर दैट दे नीड यू, यू डोंट नीड देम। सो जब आप खुद जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, दैट सिनेरियो इज़ डिफरेंट। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे शो करना है कि यू आर नॉट जॉबलेस, यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बेसिकली देखें, जॉब की नीड, अगर आपको कहीं से कॉल आ रही है इंटरव्यू के लिए, यू आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन और आपको कहीं से कॉल आती है, सो दे नीड यू, दैट्स वाई दे कॉल्ड यू। सो वहाँ पर आपको इंटरव्यू में जाकर डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दे विल रिजेक्ट यू। और इंटरव्यू दें, लाजमी दें, वेदर यू फिट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। घबराएं नहीं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कॉल करती हैं, सीखने का मौका मिलता है आपको इंटरव्यू में, आपको अपने गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई योर गैप्स, वर्क ऑन देम एंड देन गो फॉर अनदर राउंड ऑफ एन इंटरव्यू। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। मतलब ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि यार जॉब्स नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जॉब्स मिल भी रही हैं लोगों को। ऐसा ही सो इंडस्ट्री में लोग खप रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खप रहे। सो अच्छा, एक और चीज़ हसन भाई, अगर कोई कैंडिडेट ठीक है, उसका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग है, क्या वो इंटरव्यू देने से पहले अपना ड्रेस कोड को लाजमी देखेगा? क्या उसको कोई ड्रेस कोड ऐसा अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर जिसकी वजह से उसको पता है कि ये मैं अगर करता हूँ? और क्या पोजीशन वाइज ड्रेस कोड होना चाहिए या फिर एक इंटरव्यू के लिए एक स्पेसिफिक होना चाहिए? देखें, ये थोड़ा सा एस्पेक्ट अब करंटली चेंज होता जा रहा है। रीज़न बीइंग, जब से ये आईटी इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम में आई है, तो यहाँ पे इतना ड्रेस कोड फॉलो नहीं होता। लाइक बैंक्स में आप जा रहे हैं तो यू नो दैट यू हैव टू वेयर टाई, यू हैव टू वेयर, बिल्कुल फॉर्मल जाना है आपने। सिमिलरली अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आप अगर फॉर्मल पैंट में भी होंगे एंड फॉर्मल शर्ट में भी होंगे तो देन इट्स फाइन। बट डिफरेंट इंडस्ट्री का डिफरेंट है। लाइक फॉर गोइंग टू अ बैंक, अगर आप जूनियर पोजीशन के लिए भी जा रहे हैं तो आपने फॉर्मल शूटिंग में जाना है, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में अब आप हायर हो जाते हैं तो वहाँ वो फॉर्मल शूटिंग आपके लिए नहीं होती, वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए होती है। आप वहाँ सिर्फ टाई एंड शर्ट एंड ट्राउज़र के अंदर होते हैं, फॉर्मल ट्राउज़र्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग इन। प्लस आपको ये पता होना चाहिए आप किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मैनेजरियल पोजीशन तो इट्स ऑब्वियस कि आप एक अच्छी ड्रेसिंग में जाएंगे और फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। और आजकल क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमने देखा है, आई एम हेडिंग द HR ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ कोई ऐसा ड्रेस कोड फॉलो नहीं होता। लोग टी शर्ट एंड जीन्स में भी आए थे इंटरव्यू के लिए, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, दे आर फ्लेक्सिबल इन दिस। सो इस लिहाज से तो अगर कोई भी कैंडिडेट आपके पास आता है तो सबसे पहले ऐसी क्या चीज़ उसमें देखते हैं जिसको आप देख के रिजेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है एटीट्यूड। देखें लर्निंग का एटीट्यूड है या नहीं है। सो सबसे बड़ी चीज़ यही है। रीज़न बीइंग, देखें ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड 100% मैच इन एनी कैंडिडेट। कोई भी बंदा जो है उसका कभी भी 100% मैच नहीं होगा आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से, 50 to 60% मैच हो रहा होगा। ही इज़ फाइन टू गो विद योर ऑर्गेनाइजेशन। प्लस उसका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर उसका लर्निंग एटीट्यूड है तो ही विल सक्सीड इन द ऑर्गेनाइजेशन। रीज़न बीइंग वो 60% के साथ अपना एक्सपीरियंस जो प्रीवियस है वो लेकर आएगा, फिर आपके साथ जेल इन होगा, लर्निंग एटीट्यूड होगा तो वो ज़ाहिर है सीखेगा काम जल्दी। मेन चीज़ है एटीट्यूड प्लस एथिक्स। वो आप बातचीत करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर को किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट की ज़रूरत होती है तो क्या स्पेसिफिक उसकी कोई वेबसाइट या फिर आपका सोशल मीडिया, कहाँ से आप कैंडिडेट अपने उठाते हैं और कहाँ पर आप अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो कैंडिडेट आपकी जॉब्स को अप्लाई करें? देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं अब तो, विच इज़ द बेस्ट वन टू
सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त, जो मुझे लगता है, एंड आई फोकस इट ऑन मेनली, हमारा फोकस उसी पे रहता है, दैट्स लिंक्डइन।